Assalamualaikum dear students, how are you? I hope all of you will be fit and fine. Today we have to discuss about the vascular intelligence test. Uh, Before going to discuss the vascular intelligence test, we have to look down the reason why that individual was developed this test. आपने इससे पहले जो है वो बिनी ने टेस्ट डेवलप किया था, ठीक है। अच्छा, बिनी ने टेस्ट तो डेवलप किया था, बट बिनी का टेस्ट जो है वो आप लोगों को पता है, कल हमने डिस्कस किया, वो बेसिकली बना बच्चों के लिए था, ठीक है। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके जो रिवीजन उनमें हुई थी आगे, फिर एडल्ट के लिए भी वो यूज़ कर रहे थे 2 ईयर से लेकर ऑनवर्ड 84 ईयर्स तक ये वो, लेकिन बेसिकली जो डेवलप हुआ था वो बच्चों के लिए बना था, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या था, द स्टैनफोर्ड बीन इज़ नॉट रियली अप्रोप्रिएट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एडल्ट इंटेलिजेंस, इट इज स्टैंडर्डाइज एंड inadequate for the adult. It a scale format is the meaningless after the intelligence maturity has reached, and its item were originally chosen to be the interest to children rather than nature mature people. Because of these deficiencies, a psychologist named David Vaskler, वेस का टेस्ट किसने डेवलप किया है, डेविड वेस्कलर उसका नाम है, डेवलप स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर यूज़ विद द एडल्ट। इसका बेसिकली जो बना था, बीने का किस लिए था, चिल्ड्रन का था, और वेस का जो ओरिजिनली बना था 1939 में ये टेस्ट बना था, एडल्ट्स का लेवल, आईक्यू लेवल को जो है वो चेक करने के लिए ये बनाया गया था जी। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस आपके पास क्या आ जाता है, इट्स अ बेसिकली कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज़ द रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस विद चैलेंजिंग। यानी जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंजिंग पोजीशन आती है तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है, एज़ वेल एज़ जो है वो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल की जो थिंकिंग होती है दैट इज़ रैशनल या रियलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस इंटेलिजेंस क्या है, इसको हम देखते हैं। वेस्कलर ने क्या कहा था कि इंटेलिजेंस एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी ये कोई लिमिटेड या सिर्फ एक किसी एरा में नहीं आ जाती है, बट ये आपके पास क्या आ जाती है, ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल है। ग्लोबल एंड एग्रीगेट किस सेंस में आ जाएगी कि टू एक्ट पर्पसफुली whenever they are going to show any act they have some purpose, some motive behind it. नेक्स्ट आपके पास है टू थिंक रैशनली, रैशनली आप लोगों के पास आ जाता है टू रियलिस्टिकली, ठीक है। उनकी थिंकिंग जो है वो रियलिस्टिक होती है, रियल सिचुएशन में डे ड्रीमिंग वगैरह की तरफ जाते हैं, ठीक है। दे एक्सेप्ट द रियलिटी वट इज़ गोइंग टू हैपन इन देयर एनवायरनमेंट। और थर्ड आपके पास है टू डील इफ़ेक्टिवली, तो डील इफ़ेक्टिवली आपके पास क्या आ जाता है, वेन एवर दे फेस एनी सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजिंग पोजिशन दे एक्सेप्ट दैट चैलेंज, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एज वेल एज जो है उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ जो है वो उसको फेस करते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट है बीने की आ जाती है। बीने ने आपने कल भी प्रीवियस लेक्चर में भी आपने स्टडी किया था, बीने की आपको क्या कहती है कि इंटेलिजेंस हैज़ एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड एंड द रीज़न वेल। Before going to discuss its history in detail, here you can see that a historical perspective आपके पास क्या आ जाता है। पीने का टेस्ट जो है वो फर्स्ट जो पब्लिश्ड हुआ था ये बेल्यू के नेम से हुआ था, वैस्कुलर बेल्यू 1939 में। नेक्स्ट आप लोगों के पास 1946 में फिर वेस के नाम से, WAIS स्टैंड फॉर वैस्कुलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, W फॉर वैस्कुलर, A फॉर एडल्ट, I फॉर इंटेलिजेंस, S फॉर स्केल। 1955 में हुआ था वेस, और 1981 में हुआ था, और वेस थर्ड जो है दैट इज़ 1997 में, और लेटेस्ट आप लोग जो अभी यूज़ किया जाता है वो वेस 4 आ जाता है। वेस 4 जो है वो बेसिकली पब्लिश्ड हुआ था 2008 में। जो फर्स्ट एडिशन हमारे पास जो था इनोवेशन इन 1930 में काम स्टार्ट हो गया था, प्रॉपरली पब्लिश जो है 1939 में हुआ था, ठीक है। इस पे मेन चीज़ें क्या थी कि सबसे पहले इन्होंने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था वैस्कुलर ने इसमें, कि गैदर टास्क क्रिएटेड फॉर नॉन क्लिनिकल पर्पस
फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एज अ क्लिनिकल टेस्ट बैटरी। यानी इन्होंने जो पॉपुलेशन ली थी, जो सैंपल लिया था वो क्या लिए थे, नॉन क्लिनिकल नॉर्मल इंडिविजुअल्स को लिया था। दूसरा जो मेन पॉइंट उन्होंने इसमें किया है कि यूज़ द पॉइंट स्केल कॉन्सेप्ट, यानी इन्होंने वर्ड पॉइंट स्केल कॉन्सेप्ट यूज़ किया था इंस्टेड ऑफ एज स्केल। इससे पहले बीने का स्केल था ना, तो बीने का स्केल कौन सा था, वो एज स्केल के नाम से फेमस था। तो इन्होंने एज स्केल के बजाय जो है वो इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की है, इन्होंने उसके लिए यूज़ की है, दैट इज़ देयर पॉइंट स्केल। अब देखते हैं हम पॉइंट स्केल क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है। ये आपके पास आ जाता है कि इससे पहले बीने का जो स्केल था, आइटम वर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू एज लेवल। ईच ऑफ दीज एज लेवल वर composed of the group of tasks that could be passed by the 2/3 to 3/4 of the individual in the level, meant that items were not arranged according to content. Additionally, an individual taking Binet test would only receive credit if the certain amount of the tasks were completed, and this meant that the falling short just one task required for the credit, resulting in no credit at all. सिंपल आप लोगों के पास क्या है, बीने का स्केल जो था उसमें आपके पास ये था कि एक इंडिविजुअल जो है, जैसे आप लोग कहते हो ना पॉइंट्स कहते हो, आप कहते हो क्वेश्चन नंबर कहते हो एट्सेट्रा, तो उन्होंने हर साल के हिसाब से 2 क्वेश्चन कल भी मैंने आपको उसमें बताए थे, उसके ए एंड बी पार्ट थे, ठीक है, और जो डिटरमिन किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ द एज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिसाइड किया गया था। वाइल ऑन अदर हैंड जो आपके पास पॉइंट स्केल है, ये क्या करता है, असेसिंग आर पॉइंट टू ईच आइटम, हर पॉइंट पे जो है वो उनको पॉइंट को असेसमेंट की जाती है, और इसके आपके पास 2 मेजर इफेक्ट आ जाते हैं। फर्स्ट वन आपके पास क्या आ जाता है, आइटम टू बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू कंटेंट यानी मेन कंटेंट क्या है, ठीक है, जैसे लाइक आप लोगों की बुक्स में जो फर्स्ट वाले 2-3 पेजेस होते हैं ना, जिसमें कंटेंट लिखा हुआ होता है कि फॉर एग्जांपल आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट की है, तो वहाँ पे कंटेंट है, ये पहला चैप्टर हिस्ट्री का है, दूसरा चैप्टर इसके जो है वो करेक्टरिस्टिक्स का है, तीसरा एट्सेट्रा। तो पहली चीज़ आप लोगों के पास क्या आ गई है कि आइटम ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू कंटेंट, और सेकेंडली आप लोगों के पास क्या आ जाता है कि पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू रिसीव अ सेट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, यानी पहला कंटेंट से रिलेटेड है और दूसरा उनके ऑब्टेन, ठीक है, जो क्रेडिट ऑब्टेन कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑब्टेन कर रहे हैं फॉर ईच आइटम पास्ट का। The result was a test that could be made of the different content areas और सब टेस्ट, यानी उसका जो भी रिजल्ट आता है, एनालिसिस होता है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको लिखते हैं। दूसरी इसमें मेन एडिशन देखिए आपने, इसमें देखा पहला तो ये था कि नॉन क्लिनिकल इंडिविजुअल पे भी ये अप्लाई हुआ था। दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि इसमें पॉइंट स्केल आपने यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ एज स्केल के। तीसरा इसमें मेन पॉइंट आपके पास आ जाता है कि इंक्लूडिंग नॉन वर्बल परफॉर्मेंस। देखो इससे पहले जो टेस्ट डेवलप हुए हैं, मोस्टली उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आ जाता है कि वो सारे के सारे जो हैं वो मोस्टली, सारे नहीं हम कह सकते, मोस्टली टेस्ट जो हैं वो वर्बल एबिलिटीज़ को असेस करते हैं। तो वर्बल एबिलिटीज़ के लिए तो ये है कि आपका एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है, ठीक है, एज़ वेल एज़ आपको वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इन बैरियर को रिड्यूस करने के लिए ज़ेरे वेस्कलर ने कहा था कि इंटेलिजेंस तो मल्टी डायमेंशनल होती है, तो सिर्फ हमारे पास जो है वो वर्बल ही नहीं आता, हमारे पास परफॉर्मेंस भी या नॉन वर्बल टेस्ट को भी असेस करेंगे तो हम इस पे भी दूसरे की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, नॉन वर्बल पर इसमें आप लोगों के पास आगे डिटेल में हम देखेंगे कि नॉन वर्बल में कौन कौन से आ जाते हैं। नॉन वर्बल में आप लोगों के पास आ जाएंगे डिफरेंट टास्क सब्जेक्ट को दिए जाते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टास्क जो है उसकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एबिलिटीज़ को जो है वो असेस किया जाता है। इसके बाद आपके पास सेकंड आ जाता है, पहला तो आपने देखा कि दैट इज़ योर ये 1939 वाला एडिशन आ जाता है। उसके
जी तो स्टूडेंट्स 1946 में इसमें ऐसे ड्रास्टिकली चेंज नहीं आई थी, वही परफॉर्मेंस इस पे जो है वो काम वगैरह हो गया था। अगर आप इसको प्रॉपरली देखते हो कि वेस जो है वो फर्स्ट रिलीज्ड इन WAIS, ठीक है। पहले तो वो वेस्कलर के नेम से था ना, फिर WAIS मैंने आपको बताया इट्स स्टैंड फॉर वेस्कलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल है। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1955 में हुआ था, डेविड वेस्कलर ने किया था। बिकॉज द वेस्कलर टेस्ट इंक्लूडेड, और इसमें जो है इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि इसमें इंक्लूडेड बोथ जो है वो नॉन वर्बल आइटम्स थे, उनको परफॉर्मेंस स्केल कहा जाता है, एज वेल एज इसके जो है वो वर्बल भी थे। अच्छा, बिकॉज द 1916 फ्रॉम द लिस्ट चेयरमैन स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल वाज लेस केयरफुली डेवलप्ड देन द प्रीवियस वर्जन फॉर्म वन एंड वेस supposed the स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट इन द पॉपुलरिटी ऑफ द 1960, यानी उनकी 1960 का जब डेवलप हो रहा था तो उस वक्त इस पे 1955 में जो है वो काम हो रहा था। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है वेस्ट रिवाइज्ड था, ठीक है। वेस्ट रिवाइज्ड आपके लोगों के पास कब आ जाता है कि इन 1981 में हुआ था, और इसमें क्या थे कि इट कंसिस्ट ऑन 6 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस सब टेस्ट। अच्छा, अभी भी जो लेटेस्ट उसमें भी यूज़ हो रहा है ना, मेजर उसमें यही वाली जो चीज़ है ये अभी भी है। ये आप लोगों के पास क्या आ जाते हैं कि 6 इसमें वर्बल एबिलिटीज़ असेस होती हैं और 5 परफॉर्मेंस जो है वो सब टेस्ट है। अच्छा, वर्बल आप लोगों के पास कौन से आ जाते हैं? वर्बल में है कंप्रीहेंशन, एज वेल एज आप लोगों की आ जाती है वर्किंग मेमोरी आ जाती है, ठीक है। और परफॉर्मेंस में मेन क्या चीज़ आप लोगों के पास आ जाती है, दैट इज़ योर परसेप्चुअल। परफॉर्मेंस में क्या आ जाती है? परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आती है और प्रोसेसिंग स्पीड है। मेन डिवीजन आपके पास ये आ जाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इनको। अगर आप डिटेल से देखते हैं तो आप देखें कि वर्बल में आपके पास कौन सी आ जाती हैं। इन्फॉर्मेशन आ जाता है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर कंट्री, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू, आप इसको जनरल नॉलेज कह सकते हो। कंप्रीहेंशन आ जाता है, कंप्रीहेंशन नेसेसरी आ जाती हैं। अरिथमेटिक आ जाता है, डिजिट स्पेन आ जाता है, सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं, एज वेल एज द वोकेबलरी आ जाती है, ठीक है। कि ओवरऑल वोकेबलरी किसी की कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद परफॉर्मेंस सब टेस्ट में आपके पास क्या आ जाते हैं? पिक्चर अरेंजमेंट आ जाता है, पिक्चर कंप्लीशन आ जाता है, एज वेल एज ब्लॉक डिज़ाइन होते हैं, ऑब्जेक्ट असेंबली होती है, एंड डिजिट सैम्बल्स होते हैं। बेसिकली ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जो आपने ये मेमोराइज ये करनी है कि इसके टोटल 11 सब टेस्ट हैं। 11 सब टेस्ट में से आपके पास 6 जो हैं वो वर्बल है और 5 जो हैं वो नॉन वर्बल हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास क्या चीज़ आ जाती हैं कि ये हम ऊपर इसके फ्लो चार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्बल में क्या था, एज वेल एज हमारे पास जो है वो परफॉर्मेंस में। अच्छा, ये थोड़ा सा ये कि यहाँ पे वर्बल मेन डिवीजन क्या है? वर्बल कंप्रीहेंशन और वर्किंग मेमोरी, और परफॉर्मेंस में आपके पास है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, ठीक है। ये हमने ऊपर इसके फ्लो चार्ट में इनको वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल। नाउ कम टू वेस 4। तो वेस 4 में हम लोग देखते हैं कौन सी मेजर चेंजेस आई थी। जी स्टूडेंट्स, वेस 4 को डिस्कस करने से पहले हम वेस 3 की ही फर्दर डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में आपने देखा सिमिलरिटीज़, तो सिमिलरिटीज़ किस बेस पे देखी जाती हैं कि पार्टिसिपेंट्स आर गिवन टू वर्ड्स आर कॉन्सेप्ट टू हैव टू डिस्क्राइब हाउ दे आर सिमिलर, यानी कोई भी दो चीज़ें जो है वो उनको दी जाती है, दिखाई जाती है और उनको बताया जाता है कि इनमें किस हद तक आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी है। वोकैबुलरी कैसे असेस की जाती है? डिपेंडिंग ऑन द टास्क आ जाता है। पार्टिसिपेंट मस्ट नेम ऑब्जेक्ट इन अ पिक्चर आर डिफाइंड वर्ड प्रेजेंटेड टू देम। वोकैबुलरी आप लोगों के पास जो आ जाती है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मस्ट नेम ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर, यानी पिक्चर में कोई चीज़ दिखाई जाती है और सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दिस एट्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों के पास आ जाती है इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो इंफॉर्मेशन में आपके पास कैसे लेते हो कि पार्टिसिपेंट्स आर क्वेश्चन अबाउट देयर जनरल नॉलेज। मोस्टली जो है इंफॉर्मेशन में अबाउट द जनरल नॉलेज डिफरेंट साइड ऑफ जो क्वेश्चनिंग है वो की जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों के पास और क्या चीज़ आ जाती है?
और फोर्थ आपके पास उधर क्या आ जाता था, दैट वाज द अरेथमेटिक। तो अरेथमेटिक आपके पास क्या आ जाती है, कंसंट्रेशन वाइल मैनिपुलेटिंग मेंटल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी मेंटल मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन दिस सेंस कि उनको छोटा सा एक टास्क दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि एक चीज़ में इतनी वैल्यूज़ पुट करो, एक में इतनी करो तो थर्ड आपके पास मेन वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी। तो इसके साथ अरिथमेटिक के साथ आपके पास और क्या चीज़ आ जाती है, डिजिट स्पेन। तो डिजिट स्पेन में आप लोग क्या चीज़ चेक करते हो, पार्टिसिपेंट मस्ट रिकॉल अ सीरीज ऑफ नंबर इन ऑर्डर। देखिए आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल इंडिविजुअल का डिजिट स्पेन कितना होता है, 5 to 7 होता है। और जिन लोगों का आईक्यू लेवल हाई होता है तो उनका डिजिट स्पेन जो है वो 9 तक जाता है। यानी एक वक्त में आप मेमोराइज जो है वो 5 to 7 करेंगे तो दैट इज़ द नॉर्मल। बिलो 5 होगा तो ये भी हमारे पास नॉर्मल में नहीं आता है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास जो परफॉर्मेंसेस थे उनमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है, दैट इज़ द ब्लॉक डिज़ाइन। ब्लॉक डिज़ाइन में हमारे पास क्या होती है कि दैट इज़ द स्पेशल परसेप्शन होती है, विजुअल एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग होती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ब्लॉक डिज़ाइन में। ठीक है, यानी कि एक समटाइम ये होता है ना ब्लॉक डिज़ाइन में उसको एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसके बाद उसको हटा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप इसका ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं, इनका आप डिज़ाइन बनाएं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैट्रिक्स रीजनिंग। मैट्रिक्स रीजनिंग आपके पास क्या चीज़ होती है, नॉन वर्बल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड स्पेक्ट्रल रीजनिंग आप लोगों के पास आ जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग आप लोगों के पास कौन सी होती है, दैट इज़ फ्रॉम योर जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ जो है वो आप इसमें जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है विजुअल पजल्स। क्या चीज़ आ जाती हैं कि जैसे वो मेज़ का आ जाता है जिसमें रैट को छोड़ा जाता था और उसने जो है वो रास्ता जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे भी इन द फॉर्म ऑफ द पजल्स जो हैं लाइक गेम्स होती हैं। उसके बाद पिक्चर कंप्लीशन आती है। पिक्चर कंप्लीशन में क्या चीज़ होती है कि चाहे ह्यूमन बीइंग की है या एनिमल्स की है या किसी भी चीज़ की पिक्चर जो है वो छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में आपके पास होती है, डिस्कॉर्ड फॉर्म में होती है। और आपका टास्क क्या होता है एक इंडिविजुअल का कि टू मेक देम द पिक्चर। उसमें जो मुझे अभी तक याद है एक ह्यूमन बीइंग की है, एक लाइन की है, एट्सेट्रा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाती है, फिगर वेट। फिगर वेट आप लोगों के पास क्या चीज़ आ जाती है, क्वांटिटेटिव एंड एनालॉजिकल रीजनिंग इसमें असेस होती है। ये तो था हमारे पास वेज 3 का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कम मूव टूवर्ड वेज 4। वेज 4 जो है वो कब डेवलप हुआ था, इन 2008 में हुआ था। और इसमें अब क्या चेंजिंग आया है, इस कंपोज्ड ऑफ 10 कोर सब टेस्ट। अब आपके पास 10 कोर ओवरऑल जो है वो सब टेस्ट है, द 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट विद द 10 कोर सब टेस्ट कंपेयरिंग द फुल स्केल। यानी आपके पास बाकी जो था उसके साथ इसको मिला के पहले आप लोगों के पास 11 है ना, ठीक है। लेकिन 2008 में जो इसमें चेंजिंग आई है तो उसमें क्या हुआ है कि 10 कोर सब टेस्ट और उसमें हुए हैं एंड 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट with the 10 core subtest comprising the full scale IQ. With the new ways for the verbal performance subscale from the previous version were removed and replaced by the index score। यानी वो वर्बल और परफॉर्मेंस के स्कोर को चेंज करके उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, दैट इज़ द इंडेक्स स्कोर में आ जाता है। जिसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की जर्नल एबिलिटी को मेजर किया जाता है। जर्नल एबिलिटी में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब पता है जो आपने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है ना, ये वही होगी जो सिर्फ चेंज है उनको देखना। सिमिलरिटीज़ यू हैव डिस्कस वोकेबलरी एंड इंफॉर्मेशन सब टेस्ट फ्रॉम द वर्बल कंप्रीहेंशन इंडेक्स एंड द, यानी वर्बल कंप्रीहेंशन से हमने 3 चीज़ें उधर की ली थी। और आपके पास आ जाता है ब्लॉक डिज़ाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग एंड विजुअल पजल सब टेस्ट फ्रॉम द परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स। द जी आई स्टैंड फॉर जनरल एबिलिटी इंडेक्स जो है ये आपके पास क्लिनिकल यूजफुल बिकॉज इट कैन बी यूज टू मेजर अ कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट आर लेस वल्नरेबल टू इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड वर्किंग मेमोरी के लिए जो है ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, there are the four indices source representing major component of intelligence: verbal comprehension, perceptual reasoning, working memory, and processing speed. This we have discussed above in detail. Now, just you can look its flow chart. अगर हम टेस्ट की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है कि नॉर्म्स की बात करते हैं तो फुल स्केल आईक्यू, इंडेक्स स्कोर, सब टेस्ट, स्केल्ड स्कोर एट्सेट्रा। यानी नॉर्म्स इसके जो हैं वो एज ए फुल स्केल भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। रिलायबिलिटी मैंने पहले उसमें आपको बताया था कि हम आपकी जो एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी होती है वो 0.7 होती है। इसकी स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, स्प्लिट ऑफ, और इस ये है दैट इज़ 0.90 टू 0.98 तक है। वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैलिडिटी को जब हमने कोरिलेट किया है विद स्टैनफोर्ड बीनिंग के साथ तो वो -0.8 आप लोगों के पास आ जाती है। ठीक है, ये बाकी RPM वाला आपने नहीं किया, इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे। अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो टेस्ट मोस्टली आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 11 सब टेस्ट आ जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 75 मिनट्स, रेंज फ्रॉम 60 to 90 मिनट्स इस पे लगते हैं टेस्ट पे। The time needed to administer the 13 sub-tests required to journal all the summary and the index scores is 18 minutes, 65 to 95. Overall, you should keep it mind from 1 hour to 1.5 और जो है वो इस पे हमारे पास जो है वो स्पेंड होता है। अगर हम टेस्ट के यूजेस की बात करते हैं तो इसका जनरल यूजेस आप लोगों के पास आ जाता है कि इट इज़ नॉट ओनली असेस द इंटेलिजेंस बट एज अ क्लिनिकल टूल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ आ जाता है, ADHD आप लोगों के पास आ जाता है, एज वेल एज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी को भी असेस किया जा सकता है। और ये हमारे पास किस लिए यूज़ हो सकता है, कैन बी यूज टू शो डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन अ चाइल्ड इंटेलिजेंस एंड हिज और हर परफॉर्मेंस एट स्कूल। यानी सिर्फ वर्बल एबिलिटीज़ ही नहीं बल्कि साइड बाय साइड जो है वो आप लोगों के पास क्या आ जाती हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इस पे भी एम्फेसिस किया जाता है। और आप लोगों के पास क्या आ जाता है कि इज़ अ असेसमेंट बैटरी टू आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। ठीक है, यानी ये सिर्फ उनकी डेफिशिएंसी ही नहीं बल्कि गिफ्टेडनेस को भी मेजर करता है, कोग्निटिव स्ट्रेंथ को कितनी है एज वेल एज वीकनेसेस को। और क्या करता है, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एकेडमिक अचीवमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल है। कंट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग अ चाइल्ड डेवलपमेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। वेरी हाई लो scores may suggest contributing factor for adjustment difficulties in the social context। यानी अगर स्कोर बहुत हाई आते हैं तो तब भी प्रॉब्लमेटिक है, लो हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है। ये तो था हमारे पास जनरल यूजेस। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन में आपके पास क्या आ जाता है, रिडक्शनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर लेबल एंड स्टीरियोटाइप। यानी इसकी जो टेस्ट स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो है वो उसके पहले रॉ स्कोर्स होते हैं फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड स्कोर में, तो इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट। वेरी लिमिटेड कैपेसिटी टू प्रिडिक्टिंग नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। यानी इन्होंने आल्दो वर्बल और नॉन वर्बल की तो बात की है बट दोनों चीज़ें रेलिवेंट आ जाती हैं एकेडमिक से। ठीक है, तो नॉन एकेडमिक को जो है वो इतना ऐसा अच्छा असेस नहीं करता है। और हमारे पास क्या आ जाता है कि दे मेजर प्रेजेंट लेवल फंक्शनिंग सो कैन ओनली बी यूज टू मेक शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन। ठीक है, जस्ट शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। emphasizing convergent analytical and scientific modes of the thought, फोकस ऑन आउटकम ऑफ कॉग्निशन रादर देन प्रोसेस। यानी आउटकम पे तो एम्फेसिस कर रहा है बट एक चीज़ डेवलप कैसे हो रही है उस पे नहीं कर रहा। और लिमिटेड एबिलिटी इन असेसिंग मिनॉरिटी ग्रुप। ठीक है, यानी मिनॉरिटी ग्रुप या जैसे आप कह सकते हो कि जैसे कि एक एरिया है वहाँ पे मोस्टली मुस्लिम हैं, बीच में फ्यू जो हैं वो नॉन मुस्लिम लाइक क्रिश्चियन या हिंदुज़म कोई भी हैं, तो उनके लिए ये इतना सूटेबल नहीं होगा क्योंकि वो इन्वायरमेंट को डिफरेंटली परसीव कर रहे होंगे।
The meaning of the sum of the subtest score is still not well understood. The degree of subjectivity when scoring. हाँ, इन स्कोर की सबसे बड़ी चीज़ें आ जाती हैं कि टू सम एक्सटेंट इसमें आल्दो के इसका जो आपके पास फाइंडिंग है वो न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल इस पे वो सब्जेक्टिविटी जो हमारे पास रिसर्चर होता है उसकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि इसकी जो है स्कोरिंग सिस्टम है वो उतना क्लियर नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि नॉट मच चेंज हैज़ बीन मेड टू द टेस्ट डिस्पाइट एडवांसमेंट टू थेरीज ऑफ द इंटेलिजेंस। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो ये आ जाता है कि बेसिकली ये डेवलप हुआ था एडल्ट के लिए, बट आफ्टर सम टाइम पीरियड 1949 में जो इसमें चेंजिंग आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये वी कैन यूज़ दिस फॉर द चिल्ड्रन वेस्कुलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन के नाम से 1949 में आई थिंक ये पब्लिश हुआ था। ओके जी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज एनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी।